Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 15 of class 9th science. Lesson name is improvement in food resources. It means हमें जो भी फूड के स्रोत अवेलेबल है हमारे पास उनको इम्प्रूव करना है ताकि हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है सभी को फूड अवेलेबल हो सके। लिविंग ऑर्गेनिज्म है जितने भी सभी को फूड चाहिए। क्यों? फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड हमें एनर्जी देता है। फूड के जो कंपोनेंट हैं वे हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। ये सभी हमें क्यों चाहिए? हमारी बॉडी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए। अधिकतर जो ये फूड प्रोडक्ट है हमें कहाँ से मिलते हैं? या तो एग्रीकल्चर, कृषि से मिलते हैं, या फिर एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री होते हैं पशुओं से जैसे अंडा, मीट, ये सब मिलता है। तो हमारी कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल ये सारी चीज़ें इनसे हमें पूरी मिल जाती है, एग्रीकल्चर, कृषि या फिर पशुओं से। लेकिन अब हमें कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करनी पड़ेगी प्रोडक्शन को, चाहे वो कृषि से मिलने वाला हमें सामान है या फिर एनिमल हस्बेंड्री से। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत पॉपुलस कंट्री है। इसकी जो पॉपुलेशन है लगभग 130 करोड़ लोग हैं यहाँ पर, और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी फार्मिंग की टेक्निक बदलनी पड़ेगी। हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि कल्टीवेटेड एरिया है उसको बढ़ाएं। लेकिन हम अपना जो मेजर हमारा जो स्कोप है, वी डोंट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। हम लैंड नहीं बढ़ा सकते, एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन, क्योंकि हमारा एरिया तो फिक्स है। कितने एरिया में ही हम कल्टीवेशन कर सकते हैं? पहले ही बहुत सारे एरिया में कृषि की जाती है। तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा? प्रोडक्शन एफिशिएंसी। हमें प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी एफिशिएंटली क्रॉप्स की और लाइव स्टॉक्स की। जो लाइव स्टॉक है, पशुधन की ज़्यादा से ज़्यादा हमें दूध प्रोवाइड करे, मीट प्रोवाइड करे, अंडे प्रोवाइड करे। इसी के अलावा क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड, उसकी जो उपज है ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं किए गए, एफर्ट्स पहले भी किए गए हैं फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए था? फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। जो अनाज है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? फूड ग्रेन प्रोडक्शन से। वाइट रिवॉल्यूशन आई थी। वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड थी? बेटर एंड मोर एफिशिएंट यूज ऑफ मिल्क। ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया तरीके से मिल्क को यूज किया जाए, ज़्यादा अवेलेबिलिटी, कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध सभी को मिले। ये जब रिवॉल्यूशन आए तो कुछ नेचुरल रिसोर्स को बुरी तरह से यूज किया गया, इसके कारण वे डैमेज भी हुए। अब हमें कोशिश करनी है कि हमें यील्ड बढ़े हमारी क्रॉप की, लाइवली स्टॉक से अच्छी तरह से हमें दूध और घी, पनीर मिले। लेकिन हमारे जो एनवायरनमेंट है उसकी डिग्रेडिंग कम से कम हो, विदाउट डिग्रेडिंग दी आवर एनवायरनमेंट। तो हमें कोशिश करनी है सब कुछ के बढ़ाने की, कि हमारे फूड रिसोर्स बढ़े लेकिन एनवायरनमेंट पोल्यूट ना हो। हमें कोशिश करनी है सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कि हमें एग्रीकल्चर से मिलने वाले प्रोडक्ट भी मिलते रहे, एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट भी मिलते रहे, लेकिन ये जिंदा भी रहें। सस्टेनेबल का मतलब है ये भी जिंदा रहें, पेड़ पौधे बने रहें। तो हमें इंक्रीज करना है ग्रेन प्रोडक्शन। अगर हमने इंक्रीज कर लिया ग्रेन प्रोडक्शन और उसे वेयर हाउस में रख भी दिया, स्टोर भी कर लिया, लेकिन फिर भी हम इस प्रॉब्लम से जो है ना, कि लोगों अभी भी लोग भूखे रहते हैं, माल न्यूट्रिशन, उनको ढंग से खाना नहीं मिलता। तो हम क्या कर सकते हैं? उनको लिए पैसा होना ज़रूरी है लोगों के पास कि वे उसे खरीदें। तो फूड अवेलेबल होने के साथ साथ फूड को एक्सेस करने का भी तरीका होना चाहिए ताकि वो उन्हें खरीद सकें। अधिकतर हमारी जो पॉपुलेशन है डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर फॉर देयर लिवलीहुड, अपनी जीविका उपार्जन के लिए। इंक्रीज इनकम ऑफ पीपल, हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि लोग जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हैं, कृषि में हैं, उनको इतनी इनकम तो हो जाए जब वो अपने उपज बेचे कि वो ज़रूरी चीज़ों को खरीद सके और प्रॉब्लम ऑफ हंगर, भूखमरी ना रहे। साइंटिफिक मैनेजमेंट ज़रूरी है फॉर हाई यील्ड। ज़्यादा उपज बढ़ाने के लिए हमें साइंटिफिक कुछ प्रोसेस अपनाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम कंबाइन एग्रीकल्चर अपना सकते हैं, कि कृषि के साथ साथ लिव स्टॉक, कि लाइव स्टॉक पशुओं को भी पाले, पोल्ट्री, पक्षियों के पाले,
फिशरीज, फिश, बी कीपिंग मीन्स मधुमक्खी पालन, ये साथ साथ किया जा सकता है ताकि हमारी उपज बढ़े और हमारी इनकम भी बढ़े। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप फील्ड, सीरियल्स होते हैं अनाज, सच एज वीट, राइस, मेज, मक्की होता है, मिलेट्स एंड सोरगथन प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट, ये कुछ अनाजों के नाम हैं, ये हमें क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं। एवरी रिक्वायरमेंट पल्स, पल्सेज क्या होती हैं, जैसे ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, दालें होती हैं, ये हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, प्रोटीन देती हैं, प्रोवाइड एस प्रोटीन। तो दालों से हमें प्रोटीन मिलता है, जैसे ग्रीन ग्राम, पिजन अरहर की दाल को बोलते हैं, लेंथिल मसूर की दाल को बोलते हैं। ऑयल सीड इंक्लूड सोयाबीन, ग्राउंड नट मूंगफली को बोलते हैं, सीसम, कैस्टर, मस्टर्ड, सनफ्लावर प्रोवाइड एस फैट। जो ऑयल सीड है ये हमें फैट प्रोवाइड करते हैं, अनाज हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं, दालें हमें प्रोटीन देती हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स, स्पाइसेज एंड फ्रूट्स प्रोवाइड एस डिफरेंट मिनरल्स एंड विटामिन्स इन एडिशन टू स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा जो हम वेजिटेबल स्पाइस खाते हैं ये हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तो देते ही देते हैं, इसके अलावा हमें ये विटामिन्स और मिनरल्स भी देते हैं। इन एडिशन ऑफ दीज फूड क्रॉप्स फोडर क्रॉप्स, अब ये फोडर क्रॉप्स क्या होती हैं, जो पशुओं को दिया जाता है, पशुओं को दिए जाने वाले चारे को बोलते हैं, लाइक बरसिम, ओट, सूडान ग्रास। ये भी हमें कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर से। ये किसके लिए फूड है, ये लाइव स्टॉक मीन्स जो पशुधन है उनके लिए अनाज है। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है इसमें से 2 नंबर के 1 ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे इस लेसन में से, तो आपको हर एक लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, हमें अनाजों से मिलता है। पल्सीज हैं जैसे ब्लैक ग्राम, काला चना, हरा चना, पिजन पी, ये सब हमें प्रोटीन देते हैं। ऑयल सीड जो है ग्राउंड नट, सीसम, सोयाबीन, ये सब हमें फैट देते हैं। और वेजिटेबल और फ्रूट से हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। द खरीफ सीजन, खरीफ सीजन हमें 2 तरह की हमारे यहाँ रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप आपने 8th क्लास में पढ़ी थी। तो खरीफ सीजन क्या होता है, फ्रॉम द मंथ जून टू अक्टूबर, जब बारिश होता है, रेनी सीजन बोलते हैं इसे, बारिश में खरीफ की फसल उगाई जाती है। सम ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। एंड रबी सीजन कब होता है, नवंबर से अप्रैल, सर्दियों में, और गर्मियों की शुरुआत हो जाती है अप्रैल में। पैडी, सोयाबीन, ये सारी खरीफ क्रॉप है जो सर्दियों में उगाई जाती है। बारिश में इसे रेनी सीजन में उगाएंगे और सर्दियों में इन्हें खाया जाता है, जैसे पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, अरहर की दाल को बोलते हैं, मैज, मक्की, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम, दीज आर खरीफ क्रॉप्स। ये खरीफ क्रॉप कब उगाएंगे हम, ध्यान रखने से जून से अक्टूबर में उगाया जाता है, रेनी सीजन में। रेनी सीजन हमारा कब से शुरू होता है, जून से शुरू होता है, जून से अक्टूबर उगाएंगे। खरीफ क्रॉप कौन कौन सी हैं, पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, दीज आर खरीफ क्रॉप। ये गर्म अनाज होता है अधिकतर, तो सर्दियों में खाया जाता है, सर्दियों की शुरुआत में इन्हें काट लिया जाता है। और इसके अलावा रबी क्रॉप कौन कौन सी होती हैं, जिसे हम नवंबर से अप्रैल में उगाते हैं, जैसे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। अब वीट होता है गेहूँ, ग्राम चना, पीज मटर, मस्टर्ड सरसों, लिनसीड तिल होता है। ये सब क्या है, रबी क्रॉप्स हैं। अब इन इंडिया देयर हैज़ बीन 4 times इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। अगर हम फूड ग्रेन के बारे में सोचें तो 1952 से लेकर 2010 में 4 गुना बढ़ चुका है प्रोडक्शन, और 25% हमें इसके लिए इंक्रीज करनी पड़ा अपना लैंड एरिया। लेकिन फिर भी अभी भी अचीवमेंट नहीं है हमारे पास इतने कि हर एक को अनाज मिले, फिर भी अभी भूखमरी है लोगों में। इसके लिए हमें कुछ नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। हम फार्मिंग को 3 स्टेज में बांट सकते हैं। द फर्स्ट स्टेज क्या है, हमें चॉइस ऑफ सीड की, हमें बीज पहले अच्छे से अच्छे चूज करने पड़ेंगे। सेकंड है नर्चरिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स, फिर क्रॉप प्लांट्स को अच्छी तरह से उगाना। तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप, जो एक बार हमने उगा रखी है क्रॉप और जो हमें काट लिया है उसका इंसेक्ट्स और पेस्ट से बचाना, उसमें वीड से बचाना, ताकि हमारी क्रॉप की इल्ड ज़्यादा हो।
हम इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड, अगर हमें क्रॉप यील्ड को अच्छी तरह से इम्प्रूव करना है तो हम इसको 3 तरीके से मेजर ग्रुप में एक्टिविटी हैं, 3 एक्टिविटी हमें अपनानी पड़ेंगी। पहली है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप की वैरायटी मीन्स सीड को ध्यान से देखना पड़ेगा, कौन से सीड लें जिससे हमारी क्रॉप अच्छी हो। क्रॉप प्रोडक्शन, जब एक बारी हमने क्रॉप उगा दी उसके बाद उसको मैन्योरिंग, फर्टिलाइज़र और टाइमली पानी देना, उसको इम्प्रूव करना है क्रॉप का प्रोडक्शन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्रॉप हो। क्रॉप प्रोटेक्शन, एक बारी हमारी क्रॉप अच्छी तरह पक कर तैयार होगी तो उसे चूहों से बचाना, इंसेक्ट से बचाना, वीड से बचाना, ये सब क्रॉप प्रोटेक्शन में आ जाते हैं कि और हार्वेस्टेड क्रॉप को बचाकर अच्छी तरह से वेयर हाउसेज में रखना, ये क्रॉप प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। तो इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज आपने इस लेसन का इतना ही 2 पेज मैंने रीड करवाए हैं, दोनों ही रीड करने हैं।